हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्कुलर मोशन से ही रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन बच्चों ये वीडियो आपका सर्कुलर मोशन का सेकंड वीडियो है, इसलिए सर्कुलर मोशन का फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें मैंने आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाया था। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में हम सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं और उन न्यूमेरिकल्स में डील करने के लिए आपको सर्कुलर मोशन के सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। इसलिए सर्कुलर मोशन का फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए बच्चों, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ये सर्कुलर मोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो इसलिए सर्कुलर मोशन कर पा रहा है क्योंकि उस पार्टिकल पर जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। समझ लो, विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। सर्कुलर मोशन होने के लिए कोई भी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होना जरूरी है। बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन नहीं हो पाता। ओके, देखो ये फर्स्ट पॉइंट था आपका। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट ये है आपका कि मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आप खुद सोचिए क्या वो खुद ब खुद सर्कुलर मोशन कर रहा होगा? देखो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई पार्टिकल खुद ब खुद सर्कुलर मोशन कर दे। उसे सर्कुलर मोशन कराना पड़ता है। देखो जैसे अगर आप किसी स्टोन को थ्रो करते हो तो क्या वो स्टोन सर्कुलर मोशन करने लग जाता है? नहीं करता। तो उस स्टोन को सर्कुलर मोशन कराने के लिए हम क्या करते हैं, उसे किसी रस्सी से बांध देते हैं और फिर उस रस्सी को घुमाते हैं, देन वो स्टोन सर्कुलर मोशन करता है। तो सर्कुलर मोशन खुद ब खुद नहीं होता है, सर्कुलर मोशन कराना पड़ता है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन जो होता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से होता है। अब ये कैसे होता है इसे मैं समझा देता हूं आपको। देखो जैसे यहां पे मैंने ये सर्कल बना रखा है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे सेंटर में आपका सन है, ये आपका सन है और अर्थ क्या कर रहा है, इस सन के चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, ठीक है। इसे रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे। और ये अर्थ क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब देखो जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करेगा तो अर्थ जब यहाँ पे होगा तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, ये उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है। जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज वो घूम रहा है। ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है ना, ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। कंटिन्यूअसली, जैसे ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन जैसे अर्थ आगे बढ़ेगा ना तो ये डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ये डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगा, ये चेंज होता रहेगा। अब देखो ये डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है, मैंने आपको अभी तो बताया, ये जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है, ये वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है यहाँ पे, ये जो सर्कुलर मोशन ये अर्थ कर पा रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से, ये सर्कुलर मोशन कर पा रहा है अर्थ। अब देखो जैसे ये अर्थ है, ये जो सन है, सन क्या कर रहा है, इस पे टूवर्ड सेंटर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। सन क्या कर रहा है, इस पे टूवर्ड सेंटर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। मतलब सन क्या कर रहा है, इसमें इसे अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, अपनी तरफ इसे खींचना चाह रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है। तो देखो ये जो फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन है टुवर्ड सेंटर है, इसलिए इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हैं। अब देखो जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपने क्लास 9th में फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो उसी तरीके से हम सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले को मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। अब देखो जैसे जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है ना, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है। अगर आप किसी भी पार्टिकल पे फोर्स लगाते हो तो जिस भी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया होगा उसी डायरेक्शन में तो मोशन करेगा, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उस पर एक्सेलरेशन भी, उसी डायरेक्शन में उसमें एक्सेलरेशन भी क्रिएट होने लग जाता है। अब देखो जैसे अर्थ इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है ना, जो कि टुवर्ड सेंटर है, तो इसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा, यही डायरेक्शन होगा। क्योंकि फोर्स की ही वजह से एक्सेलरेशन भी क्रिएट होता है, जो डायरेक्शन फोर्स का होता है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी होता है। तो फोर्स का डायरेक्शन ये है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी यही होगा, यही आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। ये टुवर्ड सेंटर होता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से ये अर्थ क्या कर रही है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रही है। अब देखो एक और चीज बताता हूं। देखो बच्चों, कोई भी जो पार्टिकल होता है ना, उसका नेचुरल बिहेवियर ये होता है कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन करना चाहता है। लेकिन कोई भी पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, उसे अगर आप सर्कुलर मोशन कराना चाह रहे हो तो देन आपको उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना पड़ेगा। देन उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करने लग जाता है फोर्स की वजह से और वो सर्कुलर मोशन करने लग जाता है। लेकिन हर पार्टिकल का जो बिहेवियर होता है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करना होता है। देखो इसका मैं एक प्रूफ दिखाता हूं आपको। देखो जैसे ये अर्थ जैसे यहां क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जैसे ये अर्थ यहां रिवॉल्व कर रहा है और जैसे ही ये अर्थ यहां पे पहुंचता है,
ऐसा इमेजिन कीजिए कि यहां से ये जो सन है ना ये डिसअपियर हो जाता है। मान लीजिए सन यहां से गायब हो गया, जैसे अर्थ यहां पे पहुंचा ना तो ये अर्थ यहां से अचानक से गायब हो, ये सन यहां से अचानक से गायब हो गया। तो सन जब यहां से गायब हो जाएगा तो ये फोर्सेस भी यहां से गायब हो जाएंगी, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी यहां से गायब हो जाएगा। देन ये अर्थ क्या करेगी, अर्थ के पास जो ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में ना, अर्थ देन कंटिन्यूअसली इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहेगी, स्ट्रेट लाइन मोशन करती रहेगी, हमेशा जिंदगी भर ये स्ट्रेट लाइन मोशन करती रहेगी, कभी भी नहीं रुकेगी जब तक इस पे कोई अदर फोर्स नहीं लगता। तो ये जो अर्थ जो मोशन कर रही है, जो सर्कुलर मोशन कर रही है, ये सन की वजह से कर रही है, क्योंकि सन इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और उस फोर्स की वजह से इस अर्थ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है और ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो वेलोसिटी है ना, ये जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से चेंज हो रहा है। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ओके, अब देखो एक आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, एक आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे बोलते हैं, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाता है। तो देखो जैसे यहां पे ये देखो ये वेलोसिटी का वेक्टर है, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये बना रही है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस सर्कल में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी मैंने ये 2j कैप लिखी है, यहाँ पे नेगेटिव 2i कैप लिखी है, ये वेलोसिटी लिखी है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। देखो वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो ये इस डायरेक्शन को जो है जे कैप, आई कैप, नेगेटिव जे कैप, ये आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर होते हैं आपके, ठीक है, यूनिट वेक्टर जो होता है डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो देखो डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, इस वाली डायरेक्शन को जे कैप बोला जाता है, इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव आई कैप बोला जाता है। मैंने आपको वेक्टर के टॉपिक में ये सारी चीजें बता रखी हैं। इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव जे कैप बोला जाता है, इस वाली डायरेक्शन को आई कैप बोला जाता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में याद रखिए कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होती है। डायरेक्शन तो दोनों ही सर्कुलर मोशन में चेंज होगी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होने लग जाता है। देखो जैसे यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है, फिर 3 मीटर पर सेकंड, फिर 4 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मीटर पर सेकंड। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल जो यहाँ सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। यहाँ पे तो इंक्रीज कर रहा है, वो डिक्रीज भी कर सकता है। ओके, यहाँ पे तो इंक्रीज कर रहा है फिलहाल, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, दोनों चीजें चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। अब देखो हमें एक चीज तो पता है कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से चेंज होता है, ये तो हमें पता है। तो यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड तो यहां पे चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां पे चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से हो रहा है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का वो क्यों चेंज हो रहा है, वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, वो जो चेंज होता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से चेंज होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है इसे लीनियर एक्सेलरेशन भी बोला जाता है, लीनियर एक्सेलरेशन, चाहे आप इसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलें चाहे लीनियर एक्सेलरेशन बोले, एक ही चीज है। अब देखो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है इसका डायरेक्शन जो होगा वो किस तरफ होगा। देखो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस तरीके से अगर इंक्रीज कर रहा है तो देन जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसी तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी होता है। यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी यही होगा, सेम इसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। ये ही आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन है जिसे हम लीनियर एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से ही ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है एग्जिस्ट करता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करते हैं, एक आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और एक आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और ये दोनों के दोनों एक्सेलरेशन जो है आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, मतलब ये दोनों के दोनों एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसे हम लीनियर एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है, यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कौन चेंज करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज करता है।
अब देखिए, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। अब बिना न्यूमेरिकल के आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला, इसलिए न्यूमेरिकल जरूर देखिएगा। ओके, देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में लिखा है एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन अ सर्कल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो एंड हैज एन एक्सेलरेशन, और उस पर कुछ एक्सेलरेशन भी लग रहा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, लेकिन वो जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल है, तो देन उस एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है, इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला जाता है। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने ये फिगर बना रखा है, यही फिगर आपको एग्जाम में बनाना है। आपके एग्जाम में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है आपका v² होता है, ठीक है, ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ये डिराइव करने को आता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, यही डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो इसे डिराइव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये फिगर बना देना है। देखो ये एक सर्कल बना देना है, इस सर्कल में ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है सपोज करके, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे पार्टिकल, जैसे ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, हमने पार्टिकल का जो मोशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंसीडर कर रखा है, बस इतना ही कंसीडर कर रखा है। वैसे तो ये पूरा ही सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन हमने इतना इसे कंसीडर कर रखा है। अब देखो हमने क्या किया, ध्यान, जब पार्टिकल यहां पे रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ रही होगी, और जब पार्टिकल यहां पे रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ रही होगी। तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इसे हमने वी वेक्टर बोल दिया, इसे हमने वी डैश वेक्टर बोल दिया, क्योंकि इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना वो अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है, इसीलिए इन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। इसे वी डैश वेक्टर बोला गया, इसे वी वेक्टर बोला गया है। लेकिन ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, इस वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कांस्टेंट है, मतलब ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हमने यहाँ पे टॉपिक ले रखा है। हम ऐसा मान रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो मैंने वेक्टर का साइन भी बना रखा है, इसलिए इसे वी वेक्टर बोल रखा है, इसे वी डैश वेक्टर बोल रखा है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ओके, अब देखो हमें फिर देन क्या करना है, यहां पे से एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करना है, इस डायरेक्शन में एक रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। तो ये जो रेडियस वेक्टर है इसे मैंने आर वेक्टर बोल दिया, इस वाले रेडियस वेक्टर को मैंने आर डैश वेक्टर बोल दिया, इसलिए बोला क्योंकि इस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, इस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है ना, इसलिए उन्हें नाम भी अलग अलग दिया गया है। अब देखो ये जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर को हम आर वेक्टर बोल रहे हैं, ये जो ए सी वेक्टर है, ए सी वेक्टर को आर डैश वेक्टर बोल रहे हैं। अब एक वेक्टर हमें यहां पे भी ड्रॉ करना है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। देखो पार्टिकल ने इस पाथ को फॉलो करते हुए यहां पहुंचा, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो ये होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसे डेल्टा आर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। ये जो वेक्टर है आपका, ये आपका डेल्टा आर वेक्टर है। ओके, अब देखो हमें इससे आगे क्या करना है, देखो यहां पे देखो ये जो रेडियस वेक्टर है ना, ये दोनों के दोनों जो रेडियस वेक्टर है इनका जो मॉडुलस, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, ये जो आर डैश वेक्टर है इसका जो मॉडुलस होगा, मॉडुलस मतलब इन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, इसी सर्कल के रेडियस के इक्वल तो होगा। तो दोनों का रेडियस जो होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, इसलिए यहाँ पे आर आर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक वेलोसिटी का वेक्टर ये है, एक वेलोसिटी का वेक्टर ये है, तो एक तो ये वेलोसिटी का वेक्टर है और एक ये वी डैश वेक्टर है, तो इनका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बस इनका नाम अलग अलग इसलिए दे रखा है क्योंकि इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है, पर इनका जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम है, तो वो मैंने v मान लिया, यहाँ पे भी ये v, इसका भी v ही होगा मैग्नीट्यूड, ठीक है, इस वेक्टर का। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, और देखो बच्चों यहाँ पे जो है ये एंगल फॉर्म हो रहा है, डेल थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर, इसमें ये डेल थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। इस रेडियस वेक्टर ने ये जो एंगल, ये जब पार्टिकल मूव कर रहा था तो इतना एंगल कवर किया है, तो ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिसे हमने यहाँ पे डेल थीटा से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब देखो हमें इससे आगे ये करना है कि देखो जैसे ये आपका वेलोसिटी का वेक्टर है ना, तो इसे यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। ये मैंने वेलोसिटी का वेक्टर यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये वाला वेक्टर। और ये वाला जो वेलोसिटी का वेक्टर है ना, इसे भी, इस वेक्टर को उठा करके यहां पे रख दीजिए, ठीक है। तो इस वेक्टर को हमने यहां पे प्लेस कर दिया, ये आपका वी डैश वेक्टर है, वी डैश वेक्टर। अब देखो जैसे यहां पे ये डेल थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो यहां पे भी सेम उतना ही एंगल फॉर्म हो रहा होगा, डेल थीटा एंगल। क्यों फॉर्म हो रहा होगा, देखो इसे एक्सप्लेन करता हूं, इसे समझते हैं क्यों फॉर्म हो रहा होगा। देखो बच्चों जैसे ये आपका रेडियस वेक्टर है और ये आपका वेलोसिटी का वेक्टर है, ठीक है, ध्यान से देखना इसे। ये आपका रेडियस वेक्टर है और ये आपका वेलोसिटी का वेक्टर है, ठीक है। अब देखो ऐसा मानिए कि ये दोनों के दोनों वेक्टर आपस में कनेक्टेड हैं। अब देखो जब पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो ये वेलोसिटी का वेक्टर क्या करेगा, ये जब ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा, ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो ये
ये इस तरीके से ये वेलोसिटी का वेक्टर भी चेंज होता रहेगा और ये रेडियस वेक्टर भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, आपस में कनेक्टेड है। तो अगर इस रेडियस वेक्टर ने अगर डेल थीटा एंगल कवर किया है तो इस रेडियस वेक्टर के साथ ये वेलोसिटी का वेक्टर भी कनेक्टेड था, तो इस वेलोसिटी वेक्टर ने भी यहां से लेकर के यहां तक जाने में जो है ना डेल थीटा एंगल ही कवर किया होगा। समझ रहे हो इस चीज को, इसीलिए मैंने यहां पे ये डेल थीटा लिखा हुआ है। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, देखो जैसे आपका ये वेलोसिटी वेक्टर है ना, देखो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर था, इसकी डायरेक्शन ये चेंज हो रही थी, तो ये डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है, मैंने आपको बताया था ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से चेंज होती है। तो देखो जैसे ये वेक्टर है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टूवर्ड सेंटर, ऐसे सेंटर की तरफ जो है ना, ऐसे सेंटर की तरफ जो है, ये सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है इस डायरेक्शन में। ये सेंटर की तरफ इस डायरेक्शन में जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगने की ही वजह से ये जो वेलोसिटी का वेक्टर था इसकी डायरेक्शन क्या हुई, चेंज हो गई, ये डायरेक्शन यहां से इधर हो गई इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। तो ये एक्सेलरेशन जो लग रहा है ये टूवर्ड सेंटर लग रहा है, इसीलिए हम इस एक्सेलरेशन को जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और वेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है, ये एक और वेक्टर है, इस वेक्टर को हम डेल वी बोलेंगे। ये जो है चेंज ऑफ वेलोसिटी का वेक्टर है, देखो एक वेक्टर तो ये है, एक वेक्टर ये है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में कुछ चेंज आया है, तो ये जो चेंज आया है इतना चेंज आया है, मतलब ये चेंज ऑफ वेलोसिटी का वेक्टर है डेल वी। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ये वाला एक्सेलरेशन जो टूवर्ड सेंटर लग रहा है। तो देखो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ उसे भी बताऊंगा अभी। जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है, ये टाइम इंटरवल है और ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्यों लिखा, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करेंगे। देखो मैंने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ना, ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है ना, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, तो पार्टिकल जब आगे बढ़ेगा तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है ना हर इंस्टेंट पे चेंज होने में लगा हुआ, हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। और इसे चेंज कौन कर रहा है, इसे जो है ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है, हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा है। लेकिन ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है इसका डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर होता है, तो इसी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, बस इतनी सी बात है, समझ रहे हो इस चीज को। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसका हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आपको ऐसे मॉडुलस का साइन बना देना है, ये इस तरीके से मॉडुलस का साइन बना देना है, ठीक है आपको। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, देखो हमें ये डेल वी कैलकुलेट करना है सबसे पहले, ये जो डेल वी है ना, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसका हमें मॉडुलस कैलकुलेट करना है, तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बच्चों इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो रेडियस वेक्टर है, ये जो रेडियस वेक्टर है, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, तो ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, इन दोनों का लेंथ भी सेम है, क्योंकि ये वेक्टर का लेंथ जो होता है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। और ये जो लेंथ होती है वेलोसिटी के वेक्टर की, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए इनकी लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। तो इनकी जो लेंथ है वो सेम है, तो ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। अब देखो क्लास 10th में आपने सिमिलर ट्रायंगल के लिए कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी। प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल में जो ट्रायंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशो इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है। देखो यहाँ पे मैं कुछ लिखने वाला हूँ, देन बताता हूँ कि कैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। देखो जैसे आपका ये डेल वी है और ये डेल आर है, ठीक है, ये इक्वल होगा वेलोसिटी का वेक्टर और ये रेडियस वेक्टर। देखो कैसे, देखो ये जो डेल वी है, डेल वी यहाँ पे है ना, ये डेल वी है आपका, तो ये क्या है आपका, ये डेल थीटा के अपोजिट साइड में, ये डेल थीटा यहाँ पे इसकी अपोजिट साइड ये वाली होगी, तो डेल वी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो ये डेल थीटा है ना, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी, ये वाली है, तो ये वाली जो साइड है ये किसके इक्वल है, डेल आर के इक्वल है, तो यहाँ पे मैंने ये डेल आर लिखा है, समझ रहे हो इसे। अब देखो दूसरा, इसका मतलब ये है कि ये जो साइड है ना इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाली होगी, इसके अपोजिट और इस एंगल के अपोजिट। अब देखो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, ये जो यहाँ पे मैंने वी वेक्टर लिखा है, ये है वी वेक्टर, और यहाँ पे ये आर वेक्टर लिखा है, आर वेक्टर ये वाला है आपका,
ठीक है। तो ये जो है ये वाली जो साइड है, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो इस ट्रायंगल में ये वाली साइड है, तो इसीलिए मैंने इसके नीचे इसे लिखा, तो इनका जो रेशियो होता है वो इक्वल आता है। ठीक है। हमें क्या करना है, इस डेल वी का जो है मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये मॉडुलस का साइन हर जगह लगा दिया। ठीक है, ये मॉडुलस का साइन लगा दिया। अब डेल वी कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल वी कैसे कैलकुलेट होगा आपका, देखो डेल वी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये डेल आर इनटू ये वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ये आर। अब देखो ये डेल, इससे आगे क्या करेंगे, देखो ये डेल वी लिखा, डेल आर लिखा, ये जो v है ना मॉडुलस ऑफ v, देखो मॉडुलस ऑफ v किसके इक्वल है, v के इक्वल है, तो यहां पे आ जाएगा v डिवाइडेड बाय ये मॉडुलस ऑफ r वेक्टर है, तो मॉडुलस ऑफ r वेक्टर किसके इक्वल है, r के, तो यहां पे आ जाएगा r। तो इस वैल्यू को जो है ना, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो हमें मिली, इसे यहां फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो यहां पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, हमें एक्सेलरेशन का मॉडुलस कैलकुलेट करना है। ठीक है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये जो डेल वी का मॉडुलस है उसकी जगह ये आ जाएगा। ठीक है, ये डेल आर का मॉडुलस ये v आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाय ये r भी आएगा, और ये डेल्टा t भी आएगा। ठीक है, अब देखो यहां तक तो हम पहुंच गए। अब देखो अब है इंपॉर्टेंट चीज। अब इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, देखो यहां पे ये लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो लिखा है, इसका मतलब समझाता हूं अभी। देखो ये डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे टेंड्स टू जीरो लिखा है, इसका मतलब गलती से ये मत समझ लेना कि ये जो डेल्टा टी जो ये टाइम इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल जीरो के इक्वल है, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब देखो यहाँ पे टेंड्स टू जीरो का मतलब ये होता है कि ये जो टाइम इंटरवल है ना, ये बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है। इतना छोटा टाइम इंटरवल है, जितना पॉसिबल हो सके उतना छोटा टाइम इंटरवल आप मान लीजिए। मतलब जैसे जैसे कोई टाइम है, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 0.0001 सेकंड लिख दिया, तो इतना छोटा भी हो सकता है ये टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये बहुत छोटा टाइम इंटरवल है। अब देखिए अगर हमने यहाँ पे इतना छोटा टाइम इंटरवल ले रखा है, तो इतने छोटे टाइम इंटरवल में ये जो डेल्टा आर है, डेल्टा आर क्या चीज है, यहाँ पे ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डेल्टा आर, इसी को तो बोल रहे हैं। तो इतने छोटे टाइम इंटरवल में, जो कि आपका जीरो के बहुत क्लोज होता है ये टाइम इंटरवल, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब ये होता है कि ये टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि ये जीरो सेकंड के बहुत क्लोज है। समझ रहे हो, 0 सेकंड नहीं है, 0 सेकंड के बहुत क्लोज है, ये है कहने का मतलब। तो इतने छोटे टाइम इंटरवल में क्या ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या इतना बड़ा रहा होगा, नहीं रहा होगा। इतने छोटे टाइम इंटरवल में तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बहुत छोटा रहा होगा। तो हमें क्या करना है, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को छोटा 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 करना है। तो जब हम इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को छोटा छोटा करेंगे, तो ये एंगल भी क्या होगा, छोटा छोटा होने लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि हमें इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को छोटा क्यों करना पड़ रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें जो है ना, इस छोटे से इंटरवल में, इस इतने छोटे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो टाइम इंटरवल में जो है, हमें जो है ये यहाँ पे जो ये जो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद लगने में लगा हुआ है। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ये कंटिन्यूअसली लगता रहता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ले रखा है मैंने यहाँ पे। अब हमें यही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है टुवर्ड सेंटर लग रहा है, जिसे हम आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। अब इतने छोटे टाइम इंटरवल में ये जो डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, ये तो बहुत छोटा रहा होगा। अब देखो ये जो इतने, यहाँ पे देखो जैसे ये वेलोसिटी है, ये आपकी वेलोसिटी है ना, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, 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 ऐसे चेंज हो रही है। लेकिन ये वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, सबसे पहली बार जो चेंज हुआ होगा वो कितने टाइम में चेंज हुआ होगा, जरा खुद सोचिए। वो जो है बहुत छोटे टाइम इंटरवल में चेंज हुआ होगा, जो इसीलिए यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिखा है। मतलब बहुत छोटा टाइम इंटरवल लेना है हमें, जब इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ होगा। अब देखो जो ये फिगर है ना, ये वाला फिगर, यही फिगर मैंने यहां पे बना रखा है, यहां पे बना रखा है। अब देखो हमें क्या करना है, इस डेल्टा आर को छोटा बनाना है। अब देखो यहां पे जैसे ये हमने यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन, यहाँ पे जो पार्टिकल था, हमने यहां से लेकर के यहां तक का मोशन कंसीडर किया था। अब देखो मैं इस मोशन को थोड़ा छोटा कर देता हूं। जैसे पार्टिकल यहां पे था ना, अब चलो मैंने कहा इस पार्टिकल ने यहां से लेकर के यहां तक मोशन किया, इतना मोशन किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा ना, ये जो डेल थीटा होगा, ये डेल थीटा भी बहुत छोटा हो जाएगा, समझ लो। और ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी छोटा हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर छोटा हो गया। और ये क्या थी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन थी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो यही है। ठीक है, जब पार्टिकल यहाँ पे था तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये भी अभी बड़ा है, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है
इतने टाइम इंटरवल में डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत छोटा टाइम इंटरवल में इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को यहाँ पे बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से देखना। जैसे पार्टिकल यहाँ पे था, अब देखो इतने छोटे टाइम इंटरवल में ये जो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिखा है ना, इतने छोटे टाइम इंटरवल में तो ये पार्टिकल थोड़ा सा ही आगे पहुंचा होगा, यहाँ पे इतना आगे पहुंचा होगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं ये एंगल फॉर्म होगा तो ये एंगल तो बहुत छोटा फॉर्म होगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा एंगल फॉर्म होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे तो डेल थीटा एंगल था, फिर ये और छोटा होगा, ये और छोटा एंगल हो गया होगा। तो यहाँ पे जैसे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर छोटा हुआ, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन भी किधर है, इस तरफ है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और यही आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की भी डायरेक्शन भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। तो देखो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी इस तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम उसी तरफ है, देन हम डिस्प्लेसमेंट जो है इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है, हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ना। लेकिन इस फॉर्मूले को आप हर जगह यूज नहीं कर सकते, इस फॉर्मूले को आप सिर्फ तब यूज कर सकते हो जब वेलोसिटी जो होती है आपकी कांस्टेंट होती है। तो ये टॉपिक हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही अभी हमने ले रखा है, ठीक है। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ही, और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इसी तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट वैक्टर की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, और वेलोसिटी वैक्टर की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो हमें जो ये डेल्टा आर कैलकुलेट करना है, इतने छोटे टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करना है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये डेल्टा आर। तो ये डिस्प्लेसमेंट की जगह में आ जाएगा डेल्टा आर, ये मॉडुलस। वेलोसिटी की जगह में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वी आ जाएगा, और टाइम यही डेल्टा टी टाइम आएगा, ठीक है, ये डेल्टा टी आ जाएगा। तो ये जो डेल्टा आर है ना, इसकी जगह में हम वी इंटू डेल्टा टी लिखेंगे, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो गया। इस डेल्टा आर की जगह में, ये जो डेल्टा आर है ना, इसकी जगह में हमें बस v इंटू डेल्टा टी लिखना है, बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये जो डेल्टा आर की जगह में v इंटू डेल्टा टी लिखना है, v इंटू डेल्टा टी, फिर ये v भी है, ये डिवाइडेड बाय आर डेल्टा टी। अब देखो ये डेल्टा टी तो कट जाएगा, ये टाइम इंटरवल तो कट गया, तो ये लिमिट भी क्या होगी, ये भी हट जाएगी यहाँ से लिमिट। तो फाइनली ये जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना आ जाएगा, ये मॉडुलस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये जो एक्सेलरेशन होगा, ये देखो ये तो कट गया, तो ये लिमिट भी हट जाएगी यहाँ से। तो v इंटू वी क्या होता है, वी स्क्वायर होता है, और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर है, तो इसी को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया, यही तो हमें डिराइव करना था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये आपका डिराइव हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको। देखिए ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आपका डिराइव हो गया है, जो कि जिसका फॉर्मूला जो है आपका ये है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन देखो बच्चों, मैंने जब आपको सर्कुलर मोशन का फर्स्ट वीडियो पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, v इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ये आपका लीनियर वेलोसिटी होता है, इसे एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे v इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी होता है, ये आपका रेडियस है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ये v की जगह में आपको r इंटू ओमेगा लिख देना है, ये r ओमेगा का होल स्क्वायर, v की जगह में मैंने वैल्यू पुट की है, r हो जाएगा। और ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r से r कट जाएगा, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हो जाएगा आपका r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दोनों ही फॉर्मूले हैं ये। अगर आपको क्वेश्चन में जो है एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर आपके फॉर्मूले में वेलोसिटी गिवन है, क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है, तो देन आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों एक और चीज बताता हूं, जो आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। जैसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है, 2 3 4 5 इस तरीके से होता है ना चेंज। जैसे ये जे कैप था, ये डायरेक्शन जे कैप है, ये नेगेटिव जे कैप है, ये आई कैप है, ये नेगेटिव आई कैप है, ये वेलोसिटी चेंज हो रही है यहाँ पे, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता रहता है। लेकिन यहाँ पे एक और एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है ना, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। मैंने पीछे बताया था ना आपको, देखो यहाँ पे
मैंने आपको बताया था ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे आपका ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है और ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है। तो यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही होता है v²/r, ठीक है। चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है चाहे आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, दोनों ही केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r होता है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो चेंज होता रहता है। डायरेक्शन तो टूवर्ड सेंटर ही रहेगी, लेकिन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आती है ना वो चेंज होती रहती है। क्यों हो रही है चेंज? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, 2, 3, 4, 5 ये चेंज हो रहा है। तो जब मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करूँगा तो इसकी वैल्यू भी चेंज होने लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये टॉपिक तो आपका हो गया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हो गया। अब जरा न्यूमेरिकल कर लेते हैं कुछ। ये क्वेश्चन है आपके, देखो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, कोई पत्थर है जो किसी स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है। ऐसे स्टोन है, ये स्ट्रिंग है आपकी, ये स्टोन इससे टाइड है, बंधा हुआ है। इसका जो रेडियस दे रखा है 80 सेंटीमीटर दे रखा है। 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज वर्ल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विद ए कांस्टेंट स्पीड। देखो ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। देखो लिखा क्या है कि इफ द स्टोन मेक्स 14 रिवोल्यूशन इन 25 सेकेंड। देखो उसने जो है 14 रिवोल्यूशन किया है, देखो 14 रिवोल्यूशन किया है उसने। तो ये जो 14 रिवोल्यूशन होता है इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। इसे थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो अब ये टॉपिक पता कौन सा टॉपिक है? देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। सर्कुलर मोशन का जो फर्स्ट वीडियो है और ये सर्कुलर मोशन का सेकंड वीडियो है, दोनों वीडियो देख लेना, देन आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। इसका मतलब यह है कि ये जो स्टोन है, इस स्टोन ने यहाँ पे 14 रिवोल्यूशन किए हैं 25 सेकंड में। अब देखो इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ये एंगल मेजर्ड होता है। जो भी ये एंगल, ये जैसे ये मोशन कर रहा था ना, तो ये जो इसने 14 रिवोल्यूशन किया, जब इसने पूरा एक रिवोल्यूशन किया होगा तो एक रिवोल्यूशन करने में 360 डिग्री का एंगल कवर किया होगा। तो 360 डिग्री का जो एंगल होता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, 2 पाई रेडियन। अब देखो ये जो रिवोल्यूशन होता है, वन रिवोल्यूशन में आपका 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू कितना होगा आपका? 2 पाई रेडियन होगा। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसे रेडियन में मेजर किया जाता है। तो हम इस 14 रिवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम फाइनली क्या करेंगे, 14 रिवोल्यूशन को, इस 14 को जो है 2 पाई रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि 1 रिवोल्यूशन में आपका 2 पाई रेडियन होता है, तो हम इसे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 14 2 जा 28 पाई रेडियन हो जाएगा, ठीक है। ये पाई भी आएगा यहाँ पे और ये रेडियन। तो ये तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें मिला। लेकिन ये जो इतना जो इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया था, कितने टाइम में किया था? 25 सेकंड में किया था। ये टाइम हमें दे रखा 25 सेकंड। रेडियस दे रखा 80 सेंटीमीटर, रेडियस है आपका 80 सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये अगर मैं इसे 100 से डिवाइड करता हूँ तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फाइनली हो जाएगा आपका 0.8 मीटर, ठीक है। अब देखो हमें आगे पूछा क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। देखो ये जो स्टोन है, उन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है स्पीड कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है, सिर्फ एक एक्सेलरेशन होता है, उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इस स्टोन पे जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा होगा, टूवर्ड सेंटर डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा टूवर्ड सेंटर डायरेक्शन में। तो हमें यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है वो। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक तो v²/r होता है, एक फॉर्मूला तो ये है आपका। एक दूसरा फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या होता है? r ओमेगा स्क्वायर। अब देखो वेलोसिटी तो हमें क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, लेकिन हम ये एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसे एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है, इसे ओमेगा को। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड किया जाता है? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फाइनली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो आपका ये है, ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 28 पाई डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है आपका? ये 25 सेकंड दे रखा है। तो ये क्या आ गया आपका? एंगुलर वेलोसिटी आ गया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये हो गया 28 पाई, ठीक है। इसे वैसे यहीं पे सॉल्व कर देना चाहिए, ठीक है ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, बाकी कुछ नहीं करना। रेडियस कितना दे रखा है आपका? 0.8 और ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। ये तो ये 28/25 है इंटू 28/2
25 होगा। अरे ये पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, पाई हो जाएगा आपका ये 22 बार पाई आएगा, ठीक है, यहाँ पे 22/7 इंटू 22/7। तो बच्चों इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा आपका। हाँ तो ये आ रहा है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आ रहा है आपका 9.90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो आगे और भी पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड कर दिया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, लेकिन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी पूछा है। तो देखो ये जो डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की, ये टूवर्ड सेंटर होती है, ठीक है, तो आपको यही लिखना है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। आप भी इसे कैलकुलेट करके देख लेना, मैंने तो कैलकुलेटर से किया है, कुछ मिस्टेक भी आ सकता है पर आप करके देख लीजिएगा इसे। पर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमने सही वैल्यू सही पुट कर रही है, कैलकुलेशन में मे भी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैंने जल्दीबाजी में किया हो। अब देखो देखो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहां पे लिखा है एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट ए हॉराइजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर विद स्टेडी स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। देखो क्या है कि कोई एयरक्राफ्ट है और वो क्या कर रहा है, ऊपर आसमान में जो है हॉराइजॉन्टल लूप बना रहा है, इस तरीके से क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। और इसका जो रेडियस दे रखा है इन्होंने 1 किलोमीटर दे रखा है इसका रेडियस। अब देखो रेडियस तो आपका 1 किलोमीटर है जो कि 1000 मीटर के ही इक्वल होता है। स्पीड उन्होंने स्टेडी लिखी है, स्टेडी का मतलब स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड मतलब वेलोसिटी को ही बोलेंगे हम यहाँ पे, स्पीड स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर दे रखी है आपकी स्पीड। तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे आपका ये 900 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, अगर आपको इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, 18 5 आपका 90 हो जाता है। तो ये फाइनली 5 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 250 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखो हमें पूछा है यहाँ पे कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं, देन इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ कंपेयर करना है। देखो जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को जो है हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू कितनी होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, क्लास 9th में पढ़ा होगा। हमें इन दोनों को कंपेयर करना मतलब डिवाइड करके बताना है कि कितनी वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी तो है आपका ये 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना दे रखा है 1000 मीटर, तो ये 1000 हो जाएगा। तो ये कटेगा आपका, ये 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा 625, ये डिवाइडेड बाय 10, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो आ गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि कंपेयर इट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से के साथ हमें इसे कंपेयर करना है, मतलब इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हमें इसे डिवाइड करेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका दे देगा 62.5 और ये जो जी की वैल्यू होती है 9.8 होती है, ठीक है, सभी को पता होती है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करके बता रहा हूं, ये आ रही है आपकी 6.377। तो फाइनली हम इसे राउंड ऑफ करके जो है 6.38 भी लिख सकते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करना तो आता होगा। इसका मतलब क्या है, देखो हमने जब इसे कंपेयर किया तो मुझे ये वैल्यू मिली, इसका मतलब ये है कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से इतना टाइम बड़ा है। यही तो है इसका मतलब, जैसे हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 2 जा कितना आता है 4 आता है, इसका मतलब यही तो है कि जो 4 है 2 से 2 टाइम्स है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जो है इतना टाइम्स क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये अधिकांश सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पुरानी वाली एनसीईआरटी का, पर ऐसा नहीं है कि टॉपिक में नहीं है, आपका सारा टॉपिक में है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पे लिखा है एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रुप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मूव्स अलोंग द ग्रुप स्ट्रीटली एंड कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। देखो एक सर्कुलर ग्रूव है, ये सर्कुलर ग्रूव है और इस सर्कुलर ग्रूव के अंदर जो है कोई इंसेक्ट ट्रैप हो गया, ट्रैप मतलब फंस गया है, वो रास्ता ढूंढ रहा है अपना लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा, वो यहीं ट्रैप हो गया है।
अब देखो इसका जो रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, ये रेडियस है, रेडियस हमें जो है गिवन है 12 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो आगे लिखा है ये जो इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो गया है वो मूव कर रहा है अलोंग द ग्रुप स्टीडली। स्टीडली मतलब उसकी जो स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा है यहाँ, और इसका मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है आपका। अब देखो लिखा है एंड कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकंड। उसने जो है 7 रिवोल्यूशन किया है, 7 चक्कर काटे हैं यहाँ पे, 7 रिवोल्यूशन किया है इन 100 सेकंड, 100 सेकंड में 7 रिवोल्यूशन किया है। तो ये जो 7 रिवोल्यूशन है ये क्या चीज है, ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। कभी भी रिवोल्यूशन अगर आपको दिया होगा ना वो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस रिवोल्यूशन को जो है मैं रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि आपका 1 रिवोल्यूशन जो होता है 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। क्योंकि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है इसे रेडियन में मीजर किया जाता है, तो मुझे इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो 7 रिवोल्यूशन में कितना रेडियन होगा, 7 इंटू 2 पाई रेडियन होगा, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब देखो इसे आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, 7 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7, पाई की वैल्यू ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब देखो टाइम कितना दे रखा 100 सेकंड, तो टाइम हो गया आपका 100 सेकंड। अब आगे क्या लिखा है देखो यहाँ पे, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड मतलब हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, और आगे लिखा लीनियर स्पीड भी पूछा है ऑफ द मोशन। लीनियर स्पीड का मतलब लीनियर वेलोसिटी भी पूछा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये 44 है, और टाइम कितना दे रखा है आपका 100 सेकंड दे रखा है। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये फाइनली कितना आ जाएगा आपका 0.44 रेडियन पर सेकंड। ये जो एंगुलर वेलोसिटी होता है इसे रेडियन पर सेकंड में मीजर किया जाता है, क्योंकि इसे जो मीजर किया जाता है रेडियन में मीजर किया जाता है, इसे सेकंड में मीजर किया जाता है, तो ये रेडियन पर सेकंड में इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखो आगे ये लीनियर स्पीड भी पूछा है हमसे। लीनियर स्पीड मतलब लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर कितना दे रखा है, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आ जाएगा इनटू, देखो मैंने यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है। तो देखो अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट नहीं करूंगा तो देन आपका जो वेलोसिटी आएगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। लेकिन अगर मैं इस रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर देता तो देन वेलोसिटी आपका मीटर पर सेकंड में आता। लेकिन मैंने यहाँ पे रेडियस को कन्वर्ट नहीं कर रखा है, तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे मत बोलना कि यहाँ पे इसे क्यों नहीं कन्वर्ट किया। देखो सीधी सी बात, अगर नहीं कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर पर सेकंड में ही आएगा। तो ये रेडियस आपका क्या है 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी अभी हमने ये जस्ट फाइंड किया 0.44। तो इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना होगा आपका 12 फोर्जा, देन 12 फोर्जा ये हो जाएगा आपका 52, यहाँ पे ये डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5.28 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये क्या आया आपका, ये आपकी लीनियर वेलोसिटी आई, और ये क्या थी आपकी एंगुलर वेलोसिटी थी। तो यही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था। एक और क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा है, देखो इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर। देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन का वेक्टर है क्या वो कांस्टेंट वेक्टर है। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड सेंटर होगी। जैसे ये जो इंसेक्ट है यहाँ क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, इसकी डायरेक्शन क्या है टूवर्ड सेंटर है। लेकिन देखो यहाँ पे लिखा है कि ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर है ये वेक्टर क्या कांस्टेंट है। देखो वेक्टर जो है ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या ये वेक्टर इक्वल वेक्टर है। देखो वेक्टर की अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो इन दोनों वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते। देखो जैसे एक वेक्टर ये है इस डायरेक्शन में, और एक वेक्टर सेम इसी डायरेक्शन में, इस वेक्टर की लेंथ भी अगर सेम है और डायरेक्शन भी अगर सेम है तो उन दोनों वेक्टर को कांस्टेंट वेक्टर बोला जाता है, इक्वल वेक्टर बोला जाता है। लेकिन देखो ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर की लेंथ तो सेम होगी, जो कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो वेक्टर का जो वो होगा ना, जो इसका लेंथ होगा वो तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, देखो डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन इसकी अलग अलग है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं माने जाएंगे, तो ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। हमें यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है, हमें आंसर में ये लिखना है कि डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली ये चेंज होती रहती है एट डिफरेंट पॉइंट इन सर्कुलर मोशन, therefore centripetal acceleration is not a constant
वेक्टर, ये आपका कांस्टेंट वेक्टर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। अब देखो आगे हमसे ये भी पूछा है व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी बताना है। तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक तो वी स्क्वायर अपॉन आर होता है और एक आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी होता है। एक तो वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, एक होता है आपका आर ओमेगा स्क्वायर। तो कोई सा भी एक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे ये लीनियर वेलोसिटी भी है, इसे हम यहाँ पुट कर सकते हैं, और ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी भी है, इसे हम यहाँ पुट कर सकते हैं। दोनों से ही सेम आंसर आएगा, ठीक है। किसी भी फॉर्मूले को आप पुट कर दीजिए, किसी भी फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी कितना दे रखा है आपका, ये 5.28 दे रखा है, तो ये 5.28 इंटू 5.28 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रेडियस कितना दे रखा है आपका, ये सेंटीमीटर में दे रखा है रेडियस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर में ही रेडियस को ले रहा हूं, तो आपका जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूं। ये आ रहा है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 2.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू जो है रेडियस की सेंटीमीटर में पुट की है, इसीलिए आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आया आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है द रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। देखो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे कह रहा है रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, जैसे ये आपका सन है और ये ऑर्बिट है, ठीक है, ये अर्थ का ऑर्बिट है और अर्थ क्या कर रही है, यहाँ मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। देखो इस ऑर्बिट का जो रेडियस दे रखा है हमें वो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर दे रखा है। अब आगे क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। हमें इसकी एक तो एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बोला जाता है, इसे फाइंड करना हमें, और लीनियर वेलोसिटी को भी फाइंड करना हमें, ठीक है। अब आगे लिखा है हाउ मच एंगल डज द अर्थ रिवॉल्व इन 4 डेज। 4 डेज में अर्थ जो है कितना एंगल रिवॉल्व करेगी ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा अपॉन ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो जो हमारा अर्थ होता है वो 1 रिवोल्यूशन जो है कंप्लीट करता है इन 365 डेज में। तो ये 1 रिवोल्यूशन क्या है, ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो यहाँ पे पुट होगा 1 रिवोल्यूशन। और ये 365 डेज क्या है, ये टाइम है जो कि यहाँ पे पुट होगा। तो सबसे पहले 1 रिवोल्यूशन में जो होता है आपका, 1 रिवोल्यूशन जो होता है आपका, ये कितने रेडियन के इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसे रेडियन में हमें लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये जो थीटा अपॉन ये जो थीटा बोल रहा हूँ मैं, इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रिवोल्यूशन है ना, ये 1 रिवोल्यूशन हमें गिवन है, तो ये 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 2 पाई रेडियन आएगा, ठीक है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियन में मेजर किया जाता है। डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे, 365 डेज दे रखा है। तो देखो जो 365 डेज होगा इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेकंड में कैसे कन्वर्ट होगा, 365 1 डेज में 24 आवर होता है, 1 आवर में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हम ये टाइम लिख देंगे, 365 डेज को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। तो फाइनली जो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये होगा आपका 2 इंटू 22/7 इंटू 365 इंटू 22/7 360 इंटू 60 इंटू 60। बच्चों इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है। ये आ रहा है आपका, देखो इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 मिनट कर देता हूं पहले। ये आ रहा है आपका 1.99 इंटू 10⁻⁻7 आ रहा है, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी को रेडियन पर सेकंड में मेजर किया जाता है। अब देखो यहाँ पे हमें ये लीनियर वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आर कितना दे रखा है, आर दे रखा 1.5 इंटू 10⁻11। तो इसे लिखिए 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.99 इंटू 10⁻⁻7।
तो ये हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 1.99, ये 10 की पावर 11 है, ये 10 की पावर -7 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 की पावर 4। तो इसका वैल्यू कैलकुलेटर से बताता हूं अभी सॉल्व करके। ये आ रहा है आपका 2.985 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड। इसे आप राउंड ऑफ में भी लिख सकते हो, 2 पॉइंट, जैसे ये 985 है ना, इसे 99 लिखा जा सकता है, ठीक है, इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका लीनियर वेलोसिटी है। अब देखो क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट चीज भी पूछी है, वही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे लिखा है हाउ मच एंगल डज द अर्थ रिवॉल्व इन 4 डेज। देखो हमें ये पूछ रहा है कि 4 दिन में वो कितना एंगल रिवॉल्व करेगी। हमें इतना तो पता है कि 365 डेज में अर्थ जो है पूरा का पूरा एक रिवोल्यूशन कर देती है। 365 डेज में अर्थ पूरा एक रिवोल्यूशन कर देती है, लेकिन हमें 4 डेज में बताना है कि 4 डेज में वो कितना रिवोल्यूशन करेगी। मान लीजिए 4 डेज में उसने इतना रिवोल्यूशन किया यहां से लेकर के यहां तक, तो हमें ये एंगल बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसे। देखो सबसे पहले हमें पता है, वी नो कि जो 365 डेज होते हैं ना, 365 डेज में अर्थ जो है 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर देती है, 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर देती है। तो 365 डेज में 1 रिवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। यही क्या होता है, आपका एंगल होता है। एंगल को जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जो है रेडियन में मेजर किया जाता है। तो ये जो 1 रिवोल्यूशन जो एंगल होता है ये 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जो है रेडियन में लिखना पड़ता है। अब देखो हमें क्या करना है, यहां पे हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 4 डेज में हाउ मच एंगल डज द अर्थ रिवॉल्व इन 4 डेज। 4 डेज में बताना है ना, तो सबसे पहले इसने 1 डेज में कितना एंगल रिवॉल्व किया होगा उसे पता कर लेते हैं। तो एंगल कवर्ड इन 1 डेज। देखो 1 डेज में कैसे पता करेंगे, 1 डेज के लिए क्या करेंगे हम, देखो ये आपका एंगल है, तो एंगल को यहां पे लिखिए और 365 से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमें मिल जाएगा कि एक दिन में उसने कितना एंगल कवर किया। हमें तो 4 डेज में निकालना है ना, हमें यहां पे 4 डेज में निकालना है कि कितना एंगल कवर किया। तो एंगल कवर्ड इन 4 डेज, तो 4 डेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 पाई अपॉन 365 इंटू 4 हो जाएगा। तो मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूं। ये आ रहा है आपका 0.068 रेडियन आ रहा है, ठीक है, इतना आ रहा है आपका 0.068 रेडियन। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है आपका, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल वैसे जनरली आपके एग्जाम में क्लास 11th में नहीं पूछे जाते, ये आपका कंपिटेटिव टॉपिक है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस कराया है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी। थोड़ा बहुत क्यों, मैंने आपको सर्कुलर मोशन के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए इन 2 वीडियो में, सारे कॉन्सेप्ट जितने हो सकते हैं, जितने पॉसिबल हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हमें यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, मैंने सर्कुलर मोशन का जो पार्ट 1 वीडियो है ना, जो फर्स्ट वीडियो, वहां पे मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताया। तो देखो कैलकुलेट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस दिया है इन्होंने 0.5 मीटर दे रखा है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज 2.5 रेडियन पर सेकंड। वो ये कह रहा है कि जब एंगुलर वेलोसिटी इतनी थी तब हमें जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी दे रखी है 2.5 रेडियन पर सेकंड। जब एंगुलर वेलोसिटी इतनी थी तब हमें ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। एंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन को इस तरीके से लिखा जाता है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन आपका दे रखा है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। आगे क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, हमें नेट एक्सेलरेशन भी हमें फाइंड करना है। देखो बच्चों जब मैंने अभी शुरू में आपको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है आपका सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही एग्जिस्ट करता है। तो देखो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो ये पार्टिकल होता है, इस पार्टिकल पे मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ये पार्टिकल, तो इस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो एक्ट करता ही करता है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी एक्ट करता है। और ये दोनों के दोनों एक्सेलरेशन आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, समझ रहे हो इसे।
अब देखो ये दो एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इसीलिए तो यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, मतलब नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं, देन टोटल एक्सेलरेशन भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो r इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ये टॉपिक भी मैंने आपको सर्कुलर मोशन का जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ पे बताया है, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से डिस्कस किया हमने। तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा, रेडियस आपका दे रखा है 0.5 दे रखा है, एंगुलर एक्सेलरेशन आपका 6 दे रखा है, ठीक है, 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो हम ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हमें मिल गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर, इसे ओमेगा बोला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, आर कितना दे रखा 0.5 दे रखा, इसे पुट कीजिए, एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है 2.5, इसे एंगुलर वेलोसिटी भी बोला जाता है और इसका जो इसे ओमेगा पढ़ा जाता है, ठीक है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ये 2.5 इंटू 2.5 हो जाएगा। तो देखो जब हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूं, एक मिनट। ये आ रहा है आपका 3.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। अब देखो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हमें मिल गया और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हमें मिल गया। देखो ये दोनों के दोनों जो है ना आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसे हैं परपेंडिकुलर। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया। हमसे पूछ रहा है टोटल एक्सेलरेशन बताओ, मतलब नेट एक्सेलरेशन हमें बताना है। तो नेट एक्सेलरेशन कैसे बताएंगे, हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड कर देना है, वही आपका नेट एक्सेलरेशन होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाना है। तो देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो इसकी अपोजिट साइड भी इसी के इक्वल होगी और इसकी अपोजिट साइड भी इसी के इक्वल होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के इक्वल होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से डायगोनली एक नया वेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, यही आपका नेट एक्सेलरेशन है। ए नेट मतलब नेट एक्सेलरेशन, हमें यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना, मतलब टोटल एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये हमें फाइंड करना है। तो ये क्या है आपका, ये आपका हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे। तो जैसे ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये हाइपोटेन्यूस है ना। तो ये जो ए नेट हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अंडर रूट इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है मैं, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर। तो ए नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये 3.125 है, तो 3.125 का होल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका 3 है, 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट भी आएगा। तो ए नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो 9 हो जाएगा। इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूं। ये आ रहा है आपका 9.76। अब देखो जब हम इन्हें ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने पे ये आ जाएगा आपका 18.76, ठीक है। तो यही आपका नेट एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया, ओके।